हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में बच्चों आज का टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। साथ में बात करेंगे कि कोटि के आधार पर दर स्थिरांक की इकाइयाँ, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाइयाँ। अभिक्रिया की कोटि से तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं समझाइए। लेकिन बच्चों इसके जो दर स्थिरांक की इकाइयां हैं, यानी अभिक्रिया के कोटि के आधार पर प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, इनकी जो दर स्थिरांक की इकाइयां हैं, ये हर बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसे जरूर आप लोग तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि अभिक्रिया है क्या। जब कोई पदार्थ है ना अभिकारक से उत्पाद में बदल रहा होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अभिक्रिया। यानी दो पदार्थों को हम मिला देते हैं तो उनके बीच क्या होता है बच्चों, अणुओं में संघट्ट होता है, टक्कर होता है। फलस्वरूप पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है और नई यौगिक का निर्माण होता है। तो जो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक किसमें बदल जाता है बच्चों, क्रियाफल में। अभिकारक जो है क्रियाफल या उत्पाद में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। अब ये जो अभिक्रिया है, इसमें जो अभिकारक से उत्पाद में बदला है, तो ये अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है। जैसे मैं कहता हूं ए जो है वो बी में बदल रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, अभिकारक के सांद्रण पर। ये जो अभिकारक है, अभिकारक कहते किसे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे दो पदार्थों को हमने मिलाया, या मान लीजिए दो परमाणु कार्बन और हाइड्रोजन मिल गए, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन बना दिए CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना दिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ पानी है तो वो हमारा कहलाएगा उत्पाद। तो अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो जो अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, वो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन के या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के समानुपाती होता है, सीधा है। यानी जितना मात्रा में अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगा उतनी अभिक्रिया की दर होगी। सिंपल है। ये जो अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, इसके लिए गुल्डबर्ग एवं बागे ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया था कि जो अभिक्रिया की दर है सीधे अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। ये किसने दिया था, गुल्डबर्ग एवं बागे ने। क्या बताया था, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं, दर नियम भी कहते हैं, दर समीकरण भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास दो पदार्थ हैं जिनको हम मिला रहे हैं, ए और बी। इनका सांद्रण हम कहते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये जब आपस में योग करते हैं, इनके बीच संघट्ट होता है तो बनता है उत्पाद। क्या बना बच्चों, उत्पाद बना। ठीक है, अब यहां पे जो अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर, ठीक है, यहां पर लिखते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर समानुपाती है अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल की। ये लो, अभिकारक ए और बी था। अब इसकी सांद्रता को कहां व्यक्त किया जाता है, तो घात में। ए का सांद्रण स्मॉल ए, बी का सांद्रण स्मॉल बी, तो घात में व्यक्त कर लेंगे। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा जिसे दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं, और इसी दर स्थिरांक की जो हम इकाई निकालेंगे बच्चों। ठीक, तो ये सब कुछ बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेसिक पृष्ठभूमि है। यदि ये चीज आप नहीं समझोगे तो फिर आपको अभिक्रिया की कोटि भी समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल आपने ये समझा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी अभिकारक पर निर्भर करता है। अब अभिकारक के जो अणु परमाणु है यही तो आपस में टक्कर करते हैं, संघट्ट होता है और अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन वास्तविकता में यह है कि जितना कोई भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता वो पूरा का पूरा अभिक्रिया का दर निर्धारित नहीं करता है। ऐसा क्यों? जैसे बच्चों क्रिकेट का खेल चल रहा होता है, क्रिकेट का खेल चल रहा है तो टीम में कितने खिलाड़ी लिए जाते हैं, टोटल जो वास्तविक रूप से खेलते हैं वो 11, लेकिन जब चयन होता है
तो 15 खिलाड़ी लिए जाते हैं और साथ में 2-3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं कि कभी कोई चोटिल हुआ तो ये बाद में अटैच हो जाएगा। तो लिया गया हमने भाई टोटल सदस्य 15 सदस्य टीम ले लिया हमने या 18 सदस्य टीम ले लिया, लेकिन वास्तव में खेलेंगे कितने? केवल 11 खेलेंगे। तो जो खेल में जीत और हार का निर्धारण करेंगे वो कितने खिलाड़ी होंगे? केवल 11 खिलाड़ी होंगे ना। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं पदार्थ तो उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अणु परमाणु होते हैं। तो जो टोटल अणु परमाणु है, जो टोटल भाग ले रहे होते हैं बच्चों, उनकी जो संख्या है वो अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। लेकिन जो क्रिया की दर का निर्धारण करेंगे, वास्तविक रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे, वो आपकी अभिक्रिया की कोटि कहला जाती है। समझने की कोशिश करिएगा कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसमें जितने भी अणु परमाणु भाग लिए टोटल संख्या में यदि बात करेंगे तो आपकी अणुसंख्यता है, अणुओं की संख्या है। लेकिन जो क्रिया की दर का निर्धारण करेंगे वो अभिक्रिया की कोटि है। मैंने कहा 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन हुआ, तो जो 15 टोटल मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, उनको हम बोलेंगे अणुओं की संख्या। लेकिन 11 उसमें ऐसे सदस्य हैं जो जीत और हार का निर्धारण करेंगे, जो खेलेंगे तो उससे जीत और हार का डिसीजन होगा। तो वो 11 जो हो गए वास्तविक रूप से कोटि कहला गए। जैसे एक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, 15 सदस्यीय टीम ले लिया तो 3-4 लोगों को बैठा दिया, 11 लोग भाग ले लिए, तो कोटि 11 हो गया और 15 हो गया अणुओं की संख्या। तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारक पर ही निर्भर करती है, लेकिन अभिकारक के अणुओं परमाणुओं की वह संख्या है जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करती है। अब आप कहोगे सर तो इतना बताना चाहिए ना, लंबा कहानी क्यों खींच रहे हो? अभी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि भाई हम अभी बात करेंगे जैसे मान लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो फिर अभिक्रिया संपन्न कराएंगे तो फिर वहां पे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगेगा ना, गुल्डबर्ग-बागे का नियम लगेगा। इसलिए भैया वो बताना जरूरी रहता है कि हम जब भी अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं तो भाई अभिक्रिया का जो दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। गुल्डबर्ग-बागे के आधार पर उनकी सांद्रताओं को हम घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। अब ये जो हमारा है अभिक्रिया की कोटि, ये शून्य कोटि भी होता है, प्रथम कोटि भी होता है, द्वितीय कोटि होता है, और एक ऐसा भी होता है बच्चों जिसे छद्म कोटि कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, जिसका मतलब अभिकारक के सांद्रण से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस स्थिति में आपका ये शून्य कोटि कहला जाता है, यानी अभिकारक का सांद्रण 0 हो। जैसे एक एग्जाम्पल आप बताओ सर शून्य कोटि का, शून्य कोटि का एक एग्जाम्पल बताओ। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया गया है कि H2 है, ये गैस है, और Cl2 है, ये भी गैस है। जब क्रिया करता है तो 2HCl बनाता है, ठीक है, सनलाइट के उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में। अब इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, इसलिए n का मान 0 है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि का अभिक्रिया है बच्चों। ऐसे जब अमोनिया का अपघटन होता है, NH3 जब टूटता है बच्चों, ये टूटेगा तो N2 और H2 में टूटता है। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। तो ये जो आपके 2 एग्जाम्पल हैं वो शून्य कोटि अभिक्रिया के हैं। आगे हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, इसका अर्धायु काल। तो फिर आपको जरूरत पड़ेगा ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जिसमें अभिक्रिया की दर सांद्रण पर यानी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहला जाएगी। अब आया ना काम में भाई द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यहीं पे काम में आता है भाई। दर नियम क्या है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है। अब जैसे हम बात करेंगे कि द्वितीय कोटि, मान लीजिए 2 हमारे पास, प्रथम कोटि क्या होगा? प्रथम कोटि की जब बात करते हैं, देखिएगा समय लेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा क्लियर भी करते चलेंगे। प्रथम कोटि की बात करते हैं, प्रथम कोटि में क्या होगा? कोई एक आपका अभिकारक है और क्या बना रहा है? क्रियाफल में बदल रहा है, ठीक है बच्चों, ये क्रियाफल में बदल रहा है, ठीक है, ये क्रियाफल में। तो यहां पर हम जब दर नियम का व्यंजक लिखेंगे तो K बराबर हो जाएगा, सॉरी रेट बराबर होगा, दर नियम है ना, तो रेट बराबर K
ए का पावर 1। भाई यहाँ पर 1 है ना सांद्रण, इसलिए 1 लिखेंगे। अब आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे ना कि जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रता पर निर्भर करती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है, वही चीज है बच्चों। तो ये प्रथम कोटि के लिए है। किस कोटि के लिए? प्रथम कोटि के लिए। अब जैसे हम द्वितीय कोटि की बात करेंगे, जब द्वितीय कोटि में कोई 2 अभिकारक होंगे, ठीक है, या कि मान लीजिए अभिकारक की संख्या 2 ना होकर 1 भी हो, अब ये बनाएगा बच्चों उत्पाद, उत्पाद यानी क्रियाफल। तब रेट क्या हो जाएगा, किस पर निर्भर करेगा? ए के समानुपाती और बी के समानुपाती। यहाँ पर सांद्रण इकाई है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये समानुपाती हटा तो के एक नियतांक लग गया, के एक क्या लग गया बच्चों? नियतांक लग गया। तो ये चीज समझना जरूरी था। ये कहां से आया? तो ये आपके द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से आया। तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे बच्चों, उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहलाएगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है तो आपका शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन जब अभिकारक के सांद्रण का घातांक 1 हो तो प्रथम कोटि कहला जाएगा, और घातांक 2 है तो द्वितीय कोटि कहला जाएगा। यहां तक क्लियर बच्चों? अब हम मुख्य रूप से यहां पर इकाई निकालते हैं, दर स्थिरांक की इकाइयां। शून्य कोटि का निकालेंगे, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, सबका निकालेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर समय देना होगा, तब क्लियर हो पाएगी बच्चों, ठीक है। दर स्थिरांक की इकाई है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। दर स्थिरांक की इकाइयां, ठीक। सबसे पहले तो आपको एक नियम पढ़ना पड़ेगा कि ये जो दर है वो किसके समानुपाती होता है? सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रण का घात 1 भी हो सकता है, इकाई यानी शून्य कोटि। ये आपका n का मतलब यही है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि। जब बच्चों हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, c का पावर n हो गया। ये कहां से आया? गुल्डबर्ग एवं बागे के नियम से आया। अब जब हम k का मान निकालना चाहते हैं तो भाई ये अभिक्रिया की दर हो गई और c का पावर n हो गया। अभिक्रिया की दर का इकाई कोई बता सकता है? हाँ सर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो गया। और मैं आपसे कह दूं कि सांद्रता का इकाई क्या होता है? सांद्रता का इकाई क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर यानी लीटर इनवर्स का पावर आपका n हो गया। ये के, इसके आधार पर हम पूरा का पूरा मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके आधार पर हम पूरा का पूरा मान निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम कोटि, शून्य कोटि। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए यानी सांद्रण का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी यहां पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, बिल्कुल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, तब इसकी इकाई कितनी हो जाएगी बच्चों? देखिएगा, इकाई कितनी हो जाएगी शून्य कोटि के लिए? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मान 0 रख देंगे। जब 0 रख देंगे तो इसकी कोई वैल्यू ना होगी। मतलब यदि हम बटे में करेंगे मोल लीटर इनवर्स, इसका पावर यदि 0 करेंगे बच्चों तो इसका मान 1 हो जाता है, तो केवल और केवल ऊपर वाला बचेगा। इसका मान 0 है, कोई मतलब है नहीं, तो इसका आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक बच्चों। ये चीज है। ये किस कोटि के लिए निकल कर आया? शून्य कोटि के लिए। बताओ बनेगा कि नहीं? भले थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन बच्चों क्लियर करके जाना यार, यही टास्क हमारा है। समय ले लो लेकिन चीजें क्लियर रहे। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए बच्चों n बराबर 1 हो जाएगा। इकाई निकाल रहे हैं ना प्रथम कोटि के लिए। बताओ जरा, प्रथम कोटि मतलब n बराबर आप 1 वैल्यू पुट कर दो, n बराबर 1 वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नीचे यहां पर n का मान 1 रखेंगे, मोल
लीटर इनवर्स का घात 1 है तो मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो केवल और केवल बचेगा सेकंड इनवर्स। ये इसकी इकाई आ गई है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये प्रथम कोटि बच्चों, प्रथम कोटि की इकाई सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि है, शून्य कोटि की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा इतना आसान चीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2 हो जाएगा। द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना हो जाएगा 2। इकाई निकालेंगे बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स पावर 2। अब जब पावर 2 है बच्चों, पावर 2 है, ध्यान रखिएगा, पावर 2 का मतलब ये 2 है, यानी फिर से एक लाइन और हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। यहां पे आपका हो जाएगा मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स की जगह -2। अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि 1 मोल से 1 मोल कैंसिल और 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल, तो ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस होता है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। मोल इनवर्स लीटर और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक। फिर से आप देख लेना, यहां पर 1 मोल था, यहां पे 2 मोल कैंसिल, यहां पर 1 लीटर था, यहां पे 2 कैंसिल। अब ये प्लस में बचा, ऊपर गया तो माइनस, और ये माइनस में गया तो ऊपर प्लस हो गया। और सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगी बच्चों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हमारा तृतीय कोटि आ गया, लास्ट। तृतीय कोटि के लिए n का मान कितना होगा बच्चों, n का मान 3 हो जाएगा। और जब n का मान 3 हो जाएगा, इसका मतलब जब हम इकाई निकालेंगे, इकाई देखिएगा, तो ऊपर आपका रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे अब जब 3 हो गया है, जैसे 2 में 2 था तो 3 में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 में 3, तो यहां पर हो जाएगा मोल का पावर 3 और बच्चों लीटर, लीटर का पावर -3, ठीक। अब इसमें आप कैलकुलेट करो, देखो ये 3 है बच्चों तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ऐसे यहाँ पे भी ये आपका 1 कटेगा तो -2 बचेगा। तो अब ऊपर जाएगा ये, तो यहाँ पर पावर -1 था लेकिन 2 है तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। ये लीटर का पावर 2 हो जाएगा और सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। अब ये आपका बच्चों इकाई निकल कर आ गया। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा इकाई। ये इकाई किसका, द्वितीय कोटि का, ये आपके तृतीय कोटि का इकाई। तो ये हमारा आज का मेन टास्क ही था कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक की इकाई बच्चों, दर स्थिरांक की इकाई। आगे यहाँ पे निकला भी हुआ है, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि भाई अभिक्रिया की दर का इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। dx/dt के एक पावर 1 हो गया, इससे हम k का मान निकाल सकते हैं, रेट अपॉन c का पावर n। वही चीज़ है, वही चीज़ है बच्चों। रेट का मतलब रेट का मान रखेंगे, c का पावर 0 हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए हो गया, प्रथम कोटि के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। शॉर्टकट में मैं प्रथम कोटि का भी निकाल दिया, द्वितीय कोटि का भी निकाल दिया और तृतीय कोटि का भी। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर हुआ होगा बच्चों। भले थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन अभिक्रिया की जो दर स्थिरांक की इकाइयाँ हैं वो तो आपसे निकालते बन जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर आप लोग लिख लें। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।